हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 74 यानी 74। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान दीजिए। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा ऑप्शन सी कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कृष्णा सोबती के दो उपन्यास, ध्यान से सुनेंगे। कृष्णा सोबती के दो उपन्यास कौन कौन से? सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के जो कि 1972 में आया, और जिंदगी नामा जो कि 1979 में आया। विशेष रूप से प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, काफी बहुत ज्यादा ख्याति मिली है इनके दो उपन्यासों को। किनके? कृष्णा सोबती के। कौन कौन से? सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा। सूरजमुखी कब आया? 1972। और जिंदगी नामा कब आया? 1979 में। ठीक है, इस उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है। किसको उभारा गया है? मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है। किस उपन्यास में? जिंदगी नामा में। जबकि सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है। जबकि जिंदगी नामा में पंजाब की विगत क्षति की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जिंदगी नामा में क्या किसका विवरण है? तो दोस्तों, पंजाब की विगत क्षति की जिंदगी का पूरा विवरण है या ब्यौरा है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? ध्यान से सुने, महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? तो ऑप्शन सी जिंदगी नामा। जिंदगी नामा दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैशाली की नगरवधू, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन बी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है वैशाली की नगरवधू। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। वैशाली की नगरवधू कब आया? ये 1949 में, 1949 में आया वैशाली की नगरवधू। कैसा उपन्यास है ये? ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है वैशाली की नगरवधू। इनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यास कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, सोमनाथ, इनका अन्य ऐतिहासिक उपन्यास सोमनाथ है जो कि 1954 में आया। इसके अलावा वयम रक्षामः, वयम रक्षामः ये कब आया? 1955 में, 1955 में आया। किसका उपन्यास है ये? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। तो कौन कौन से हैं? इनके 3 ऐतिहासिक उपन्यास हैं। वैशाली की नगरवधू जो कि 1949 में, फिर है सोमनाथ जो कि 1954 में, फिर है वयम रक्षामः जो कि 1955 में आया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, वही प्रश्न है वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? तो अभी हमने पढ़ा चतुरसेन शास्त्री की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। मानस का हंस, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों।
गौर करेंगे, मानस का हंस 1972 में आया उपन्यास है। ठीक है, ये एक जीवनी परक उपन्यास है। क्या है? जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। ठीक है, प्रश्न यहीं से बनते हैं दोस्तों कि ये कैसा उपन्यास है, किसने लिखा, कब आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। पृष्ठभूमि क्या थी, किसको आधार बनाकर लिखा और कहाँ से बनाएंगे, यही तो महत्वपूर्ण होता है कृति में। ठीक है ना, तो देखते हैं। पूरी की पूरी कृति तो आपसे पूछेंगे नहीं, है ना। जिस वजह से वे खास है कृति, उसका नाम लिखा गया है, तो वही रीजन होता है और वहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। ये एक जीवनी परक उपन्यास है जिसे तुलसीदास को केंद्र में रखकर, किसको? तुलसीदास को केंद्र में रखकर लिखा गया है। तुलसीदास के बारे में सुना होगा, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा था इन्होंने। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं ये, सगुण धारा के कवि हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं। ठीक है, इनके देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, रामचरितमानस, मानस शब्द है इसमें, किसका था ये? तुलसीदास का था। वहीं मानस का हंस, मानस का हंस में मानस शब्द कॉमन है, ये किसने लिखा? तो अमृतलाल नागर ने लिखा। तो रामचरितमानस की जहाँ पर अंत होता है, उसी मानस से मानस के हंस की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं। तो अमृतलाल नागर का उपन्यास है, जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं? इनके अन्य उपन्यास हैं दोस्तों, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे। फिर है दोस्तों सात घूंघट वाला मुखड़ा, सात घूंघट वाला मुखड़ा। ये कब आया? 1968 में, 1968 में आया उपन्यास है। फिर है दोस्तों एकदा नैमी शारण्य, एकदा नैमी शारण्य। ये कब आया? 1972 में आया इनका उपन्यास है। ठीक है, फिर है खंजन नयन, खंजन नयन 1981 में आया। ठीक है, 1981, याद रखें सारे इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। ठीक है, फिर है करवट, करवट कब आया? 1985 में आया। फिर है दोस्तों पीढ़ियाँ, पीढ़ियाँ कब आया? 1990 में। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। कौन कौन से? मानस का हंस, शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन, करवट और पीढ़ियाँ। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, गौर करना जरा। अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर, किसके जीवन को? सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर खंजन नयन, खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मानस का हंस है उसमें इन्होंने किसको केंद्र में रखा? तुलसीदास को। और तुलसीदास के साथ ही सूरदास जो कि भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, सगुण कवि हैं लेकिन कृष्ण काव्य के हैं, तो उनको आधार बनाकर केंद्र में रखकर, ठीक है, कौन सा लिखा? खंजन नयन। ठीक, अगला देखते हैं पॉइंट, शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबी का, अवध के नवाबी का हरासोन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित है। ठीक है, शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबी का हरासोन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो ऑप्शन ए खंजन नयन, खंजन नयन जीवनी परक उपन्यास है। ठीक है, किसको केंद्र में रखकर अमृतलाल नागर ने इसकी रचना की थी? तो सूरदास को केंद्र में रखकर, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा, नाम याद रखें, राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास है। राही मासूम रजा, तो ऑप्शन बी आधा गांव,
ठीक है, आधा गांव उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा का उपन्यास है। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार हैं? आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों कैसे उपन्यासकार थे? आंचलिक उपन्यासकार थे राही मासूम रजा। इनका आधा गांव उपन्यास शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। ठीक है, मुसलमानों की दो श्रेणी जानते हैं ना, शिया और सुन्नी, ठीक है ना। तो शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है ये आधा गांव। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। यानी कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए, तो उससे पहले की स्थिति क्या थी और विभाजन के बाद की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी चीज का विध्वंस होता है और फिर निर्माण होता है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया में कितना कुछ बनता है और कितना कुछ बिखरता है। तो वो सारी चीजें इस उपन्यास में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनके अन्य प्रमुख उपन्यास कौन से हैं। ध्यान देंगे, टोपी शुक्ला इनका उपन्यास है राही मासूम रजा का। फिर है ओस की बूंद। इसके अलावा सीन 75। फिर है दोस्तों हिम्मत जौनपुरी। ठीक है, फिर है दिल एक सादा कागज। ये किसका उपन्यास है? ये भी उपन्यास है राही मासूम रजा का। फिर से एक बार देख लेते हैं, राही मासूम रजा के कौन कौन से उपन्यास हैं। एक है आधा गांव, फिर है टोपी शुक्ला, फिर है ओस की बूंद, फिर है सीन 75, फिर है हिम्मत जौनपुरी, फिर है दिल एक सादा कागज। तो ये सभी इनके उपन्यास हैं, याद रखें दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो आधा गांव क्या है? एक उपन्यास है, औपन्यासिक कृति है आधा गांव। ठीक है, ध्यान रखें, विधा पूछी गई है तो प्रश्न इस तरह भी बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर चीज पर गौर करते चलिए। ठीक है, हर चीज का अपना महत्व होता है। तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी राही मासूम रजा का उपन्यास है टोपी शुक्ला। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो आंचलिक उपन्यासकार का नाम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो अभी हमने पढ़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है, राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, गौर करना जरा। फणीश्वर नाथ रेणु ने सर्वप्रथम अपनी प्रथम कृति मैला आंचल, जो कि 1954 में आई, 1954 में आई थी मैला आंचल, किसकी थी ये? फणीश्वर नाथ रेणु की कृति थी। ठीक है, और विधा कौन सी थी? ये एक उपन्यास था। ठीक है, देखते हैं तो कैसा उपन्यास था ये? आंचलिक उपन्यास था। ठीक है, इसके नाम से अभिहित किया। ठीक है, मैला आंचल को ही आंचलिक उपन्यास के नाम से अभिहित किया। किसने? फणीश्वर नाथ रेणु ने। ठीक है, प्रथम संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा था, क्या लिखा? ध्यान से सुनना, यह है मैला आंचल,
यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास, एक आंचलिक उपन्यास। ठीक है, उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों में आंचलिकता खोजी। ठीक है, यही नहीं, शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया जो कि 1926 में आया। कब आया? देहाती दुनिया 1926 में। किसका है ये? शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। और वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा के झांसी की रानी उपन्यास। ठीक है, झांसी की रानी जो कि 1946 में आया था। फिर है मृगनयनी, मृगनयनी को भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में ले लिया गया। ठीक है, तो ये सारे उपन्यास हैं जो कि आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में से राही मासूम रजा, राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार हैं? आंचलिक उपन्यासकार हैं, जिनका आधा गांव, आधा गांव आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।